क्या मामला चल रहे हैं मक्का पैक्ट और उसके साथ साथ जो है वो दूसरा कौन सा क्वाड बना हुआ है? Over a period of time, things have changed. ईस्ट में इनका ऑयल फील्ड्स हैं, सऊदी अरब के वहाँ पर भी हमले किए. सऊदी अरेबिया वॉज द लीस्ट अफेक्टेड पार्टी क्योंकि उनके पास एक बाज़ कहते हैं 4 मिलियन बैरल की है पर डे, बाज़ कहते हैं कि 7-8 मिलियन बैरल की है. पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी एक पैक्ट था, डिफेंस पैक्ट, जो हमने लास्ट ईयर सितंबर में साइन किया था. अब ये वो आइडिया है जो नेतन्याहू पिछले 30 साल से सेल करने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं खरीदता था. इन टाइम्स टू कम this is not going to be just a diplomatic, this is a very multi-dimensional game. इंडिया के साथ जो मामला, ईरान को भी ओवर अ टाइम समझ आ गई, सऊदिया को भी अमेरिका की समझ आ गई, यूएई को क्यों समझ नहीं आ रही? जो दुबई की इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है इस वक्त? सबसे डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी जो है वो यूएई की है. जो प्रेजेंट इकोनॉमी है इट हैज बीन हिट वेरी हार्ड. यूएई के 4 सॉवरेन फंड हैं. मोदी कहाँ तक पहुंचा? आप ना लोगों को एक हद तक, एक वक्त तक बेवकूफ बना सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं उसामती पॉडकास्ट में. उसामती मेरे डॉक्टर नासिर बेग साहब मौजूद हैं. ग्लोबल सच के नाम से इनका चैनल यूट्यूब पे और डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर आप ज़रूर देखिए जाके. अगर आप जानना चाहते हैं कि हालात हाज़रा क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, तो इनकी रिसर्च, इससे बेहतर चैनल या इससे बेहतर रिसर्च मुझे यकीन जानिए कि पूरे सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आती. आज हमने ज़हमत दी और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने वक्त दिया. हम जानना चाहेंगे कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. सर जी, क्या मामला चल रहे हैं मक्का पैक्ट और उसके साथ साथ जो है वो दूसरा कौन सा क्वाड बना हुआ है उनके अगेंस्ट, और क्या चीज़ें जो है वो चलने जा रही हैं? अच्छा सर, उसमें ये है कि जब से ये अमेरिका ईरान जंग शुरू हुई है तो सबसे पहले तो ईरान के पास, अब अमेरिका तो उसके पास है नहीं, इसराइल भी उससे इतना दूर है कि वो जितने मिसाइल मारता था उसमें से कम ही वहाँ तक पहुँचते थे अक्सर, और उसके बाद उनका आयरन डोम और बाकी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती थी. उनके पास ये उनको मालूम था कि खलीजी ममालिक के अंदर अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं, तो दैट इज़ द क्लोजेस्ट प्लेस फॉर अस टू रिटेलिएट एंड टू हिट देम बैक. तो ये मामला चल रहा था. और जो आपकी गल्फ स्टेट्स हैं, यही होता था, अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता था और ईरान गल्फ स्टेट्स के अंदर जो अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पर भी, और फिर उन्होंने बाज़ जगहों के ऊपर फिर कुछ रिफाइनरीज पर भी हिट किया, कुछ डेटा सेंटर्स पर हिट किया, कुछ और बिल्डिंग्स में हिट किया जिनको वो समझते थे कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हैं, जहाँ पर उन्हें लगता था कि कोई फौजी अमरीकी ठहरे हुए हैं या कहीं कोई ऐसा काम हो रहा है जो इनके खिलाफ है. अब चक्कर ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड. पहले बीच में एक आपको पता है लल पीरियड आया, फिर जंग आई, फिर एक कहानी होती है कि आपको पता है कि यमन के अंदर एक खाना जंगी रही, बहुत अरसे से रही. उधर नॉर्थ में हुती हैं, साउथ के अंदर एक गवर्नमेंट है विच इज़ बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड नेशंस उसे मानता है. लेकिन जो हुती हैं वो फिर इनका 2022 में एक एग्रीमेंट हो गया था, एक पैक्ट हो गया था, ट्रूस हो गया था कि जनाब हम जंग नहीं लड़ते. लेकिन इनकी हवाई और बहरी नाकाबंदी जो है वो की हुई थी और वो जारी थी. अब हुआ ये कि जब खामनाई साहब का जनाजा था तो यमन से हुथियों के इनका एक सना से एक जहाज़ गया जिसने जाके वहाँ पर अटेंड किया फ्यूनरल और वापस आया. अब वो फ़िज़ाई नाकाबंदी थी लेकिन वो तोड़ के गया, और जब वापस आ रहा था तो जो सऊदी लेड फोर्सेस हैं यमन की, उन्होंने हमला करके, और बाज़ कहते हैं कि सऊदी अरब वाले भी थे, तो उन्होंने वो रनवे को ही तबाह कर दिया और उनको फिर आगे जाके हुदैदा के वहाँ पर जाकर वहाँ पर वो लैंड किए. सऊदी अरेबिया और ये जो यमनी सऊदी बैक्ड यमनी गवर्नमेंट है, उनको ये था कि भाई हमने एक नाकाबंदी की हुई है, आपने उसको तोड़ने की कोशिश की है. और वो ज़ाहिरी बात है, इनको टेस्ट कर रहे थे कि भाई बहुत हो गई नाकाबंदी, उन हालात बदल गए ने, थिंग्स हैव चेंज्ड, इक्वेशन इज चेंज्ड, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस एनी मोर. एंड दे वर वेटिंग कि हम ये करेंगे तो ये रिटेलिएट करेंगे. जब इन्होंने रिटेलिएट किया तो उन्होंने फिर सऊदी अरब के अंदर एक एयरपोर्ट के ऊपर मारा, रॉकेट्स भेजे, कुछ ड्रोन्स भेजे, और उसके बाद ये एक नया फ्रंट खुल गया यहाँ पर, जिसमें कि उन्होंने बाबल मंदब को ब्लॉक कर दिया और कहा कि जी कोई सऊदी शिप जाती है तो हम इसको नहीं छोड़ें.
फिर इन्होंने दमाम वगैरह के करीब जहाँ पर ईस्ट में इनका ऑयल फील्ड्स हैं सऊदी अरब के, वहाँ पर भी हमले किए। और जहाँ पर यम्बो में इनकी पोर्ट थी जहाँ से ये रेड सी से निकाल रहे थे, क्योंकि इनकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, जब बंद हुआ हुर्मुज तो ये उस पाइपलाइन के थ्रू ले आते थे रेड सी पर और यम्बो की पोस्ट से उधर से कर रहे थे। अब जब ये वाला मामला हुआ तो फिर सऊदी अरेबिया को थोड़ा ये हुआ कि भाई ये कहानी क्या हो रही है, अब देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले सऊदी अरेबिया वाज द लीस्ट इफेक्टेड पार्टी, क्योंकि उनके पास एक बाज़ कहते हैं 4 मिलियन बैरल की है पर डे, बाज़ कहते हैं कि 7-8 मिलियन बैरल की है। तो उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कोई 15-16 मुल्कों का वो भी किया कि जी हम रेड सी में टैंकर्स की प्रोटेक्शन करेंगे। पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी एक पैक्ट था, डिफेंस पैक्ट, जो हमने लास्ट ईयर सितंबर में साइन किया था। अब जब ये जंग हुई और ये देखा गया कि भाई अमेरिका जो है ये तो बजाय इसके कि हमें, क्योंकि डील ये थी कि आप तेल बेचेंगे डॉलर्स में, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। और ये फिर बाद में जब 1990 में सद्दाम हुसैन आया, उसने कुवैत में हम पे हमला किया और ये उसको बचाने के लिए डेजर्ट स्टॉर्म में आए, उसके बाद से ये पक्की प्रेजेंस है और यहाँ से ये लोग गए नहीं, यहाँ पर अपनी बेसिस बना ली। और ये एक उनकी एक वो थी, एक अरेंजमेंट था। अब जब ये जंग हुई तो उन्होंने देखा यार कि हमें तो बजाय इसके कि ये हमारी प्रोटेक्शन करते, इनकी वजह से हमें मार पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखें कि अगर मेरी आपसे एक एग्रीमेंट हुआ है, मैं अगर आपके किसी करीब एक हमसाये के ऊपर हमला कर रहा हूँ नोइंग फुली वेल कि उसको ये पता है कि मैं और आप पार्टनर्स हैं, तो वो मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए आपको भी मारेगा। बिल्कुल सही है। तो मुझे आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा, बात तो करूंगा। और आप उससे वीक भी हो। आप उससे वीक भी हैं क्योंकि आपने डिफेंस नहीं की भी स्ट्रांग। अब हुआ ये कि इन्होंने ना तो सऊदी अरब से पूछा, क्योंकि इन्होंने तो अपने भी उसमें नहीं किया ना, इनको तो आके नेतन्याहू ने आके कहा कि भाई ये करना है। मुसाद का चीफ आया और नेतन्याहू आया, उन्होंने आके इनको एक आइडिया बाय किया और एवरीबडी इन द रूम वाज लाइक यार डोंट डू इट एक्सेप्ट प्रोबेबली पीट हेग्सेथ। तो एक्सेप्ट परहैप्स पीट हेग्सेथ और ट्रम्प था, और उसने कहा जी गो अहेड हम जाते हैं। अब ये वो आइडिया है जो नेतन्याहू पिछले 30 साल से सेल करने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं खरीदता था, इसने अटैक कर दिया और उनसे पूछा तक नहीं। तो इन्होंने कहा कि यार हमें तो इन्होंने प्रोटेक्ट करना था, प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है, इनकी वजह से हमारे ऊपर मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, हम वल्नरेबल हो गए हैं, और फिर इनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, इनके ऑयल वेल्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, इनकी पोर्ट्स पर हमले हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार ये कहानी तो ठीक नहीं है, वी नीड टू हैव सम अरेंजमेंट अपनी सिक्योरिटी के लिए। सऊदी अरब को ये कहानी पहले लास्ट ईयर किस तरह समझ आई थी, हुआ कुछ यूँ था कि हमास की एक मीटिंग होनी थी, अमेरिकन भी उसमें थे और उनका आशीर्वाद भी था, और ये होनी थी कतर के अंदर दोहा में। इन्होंने दोहा पर हमला किया, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर, बिल्कुल ऐसे उस हमले के दैट वाज द फर्स्ट टाइम इजराइल अटैक्ड अ जीसीसी कंट्री। और उसके फ़ौरन बाद ओआईसी की भी मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान भी गया था, सब कुछ। उसके फ़ौरन बाद ना सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ पैक्ट कर लिया था। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल उसके साथ आगे इनकी वो एयरबेस है, और उस एयरबेस के साथ उन्होंने इनको बताया नहीं अमेरिकन से, इनका 5th फ्लीट है वहाँ पर, बाकी 5th फ्लीट तो खैर बहरीन में है, इनकी वहाँ पर सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। इन्होंने नहीं बताया इनको कि ये आ रहे हैं, और बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि इन्हीं की एयरबेस से चल के रिफ्यूलर गए और उन्होंने इसराइली उनको रिफ्यूल भी किया। तो दे अंडरस्टूड द जोक कि भाई ये कहानी जब इसराइल की आएगी तो ये हमें बलि का बकरा बना देंगे, हमें कुर्बान कर देंगे। अब यही चीज़ आपको पता है कि एक चीज़ ग्रो कर रही है, और इसराइल तो जो है वो किसी की सुनता नहीं है। और इसराइल ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया था पिछले 2-3 महीनों में, नफ्ताली बेनेट ने भी कहा, इसने भी कहा, नेतन्याहू ने, बाकी लोगों ने कहा कि जी सुन्नी एक्सेस बन रहा है, सुन्नी एक्सेस बन रहा है। तो दे स्टार्टेड पॉइंटिंग इट आउट कि जी हम ईरान को हैंडल करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट टू यू। तो दिस इज समथिंग दैट दे पुश्ड अस टुवर्ड्स दैट, एंड तुर्की हैज़ बीन वोकल अबाउट पैलेस्टाइन एज वेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा किया किसी ने भी कुछ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जो एक ज़ुबान से बात होती है उन्होंने उसको कंडेम ज़रूर किया है और कहा है कि जी अब हम, और वो चीज़ मज़ीद टेंस हो रही थी। तो दिस वाज द बेस्ट टाइम कि दे शुड गेट टुगेदर। और बाज़ लोग समझ रहे थे कि शायद ये ईरान के ख़िलाफ़ है, शायद ईरान को भी डिटरेंस देने के लिए है कि भाई देखो हम लोग सारे इकट्ठे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है उसमें ना
मिलिट्री डिटरेंस वाली बात कम है, क्योंकि पाकिस्तान के भी ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के भी हैं, तो वो शायद एक उस डिप्लोमेटिक प्रेशर को भी यूज़ करना चाहते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को भी, कि भाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठ के बात कर लेंगे। और हो सकता है हम देखें कि शायद कुछ ये जो उन्होंने सीज किया हुआ है, नाकाबंदी की हुई है, उसमें कुछ थोड़ा सी ये नरमी कर दें और कुछ गिव एंड टेक करके और मामलात को थोड़ा एक साइलेंट मैसेज गया साइलेंट ना मैसेज पाकिस्तान चला की तरफ से कि हम जाए। अगर आ गए लेकिन हैं। ये मैं आपको बता दूं सर, इन टाइम्स टू कम दिस इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ डिप्लोमेटिक फोरम. There will be more countries who will be joining it. Bangladesh has already shown interest. अब मैं ये भी आपको बता दूं कि बांग्लादेश का क्या सीन है. वह ये है कि जिस दिन ये साइन हुआ है उससे एक दिन छोड़ के अगले दिन रॉ का चीफ, इंडियन रॉ का चीफ, ही ट्रेवल टू बांग्लादेश. बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी का एडवाइज़र है टू द प्राइम मिनिस्टर, उससे मिला है और उसको उसने कहा कि देखो, हम इस मक्का पैक्ट के बराबर में, उसके मुकाबले में एक पैक्ट बना रहे हैं. उसमें इजराइल है, उसमें इंडिया है, उसमें यूएई है, 3 मुल्क हैं. हम एक और मुसलमान मुल्क लेना चाहते हैं, तुम हमें ज्वाइन करो. उन्होंने कहा भाई मक्का पैक्ट के अगेंस्ट हम कुछ. आहा, वेरी गुड. और अभी आज उनका बयान आया है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम भी मक्का पैक्ट को ज्वाइन करें. तो बात यह है कि अब एक तो आपको उनकी उसका पता चल गया कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका एक ऑलरेडी क्वाड पैक्ट हुआ हुआ है अमेरिका का और इनका. अब ये इसको न्यू क्वाड कहना चाह रहे हैं. ठीक है सर. और इसमें क्या है कि 4 मुल्क होंगे, एक इजराइल, एक इंडिया, एक यूएई और चौथा मुल्क, बाज़ लोग पहले कह रहे थे शायद ग्रीस है, लेकिन अभी शायद जापान का नाम भी सुन रहे हैं. चौथे मुल्क का भी नहीं, बट दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड. जापानी है जापान को सर उनका बिहेवियर है ऐसा कि असल में चक्कर क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस का इम्पैक्ट क्या है. चक्कर ये है तो बेसिकली ये सारे के सारे अमेरिका के ज़ेर असर मुल्क हैं. दूसरा ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट. जिस तरह ये आप मक्का पैक्ट में देखते हैं तो पाकिस्तान की ट्रेंड आर्मी है, पाकिस्तान का HIT है, पाकिस्तान की बाकी आप बना रहे हैं, क्या कहते हैं, ये JF-17 बना रहे हैं. आप इस टर्की की बात करते हैं तो नेटो की दूसरी बड़ी फ़ौज है, वो अपने UAVs बना रहे हैं, वो अपने जहाज बना रहे हैं, इंजन्स बना रहे हैं. सो इट इज़ नॉट जस्ट मैरिंग अप ऑफ defense forces, it is marrying up of technologies as well, of diplomatic efforts as well. This is a very multi-dimensional game. तो इसी तरह ये जो कहानी करना चाह रहे हैं उसमें जापान की टेक्नोलॉजी है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर है, दुबई का पैसा है और टेक्नोलॉजी और दिमाग और वो जो सारा कुछ है वो आपको पता है कि जो बिल्कुल सही इसराइलियों. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है मेरा सर कि बांग्लादेश को भी समझ आ गई ओवर अ टाइम, इंडिया के साथ जो मामला, ईरान को भी ओवर अ टाइम समझ आ गई, सऊदिया को भी अमेरिका की समझ आ गई, UAE को क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए सर, बात पता है क्या है, बात ये है कि उसका एक रीज़न है. देखें, जो अभी इनके करंट रूलर हैं, MBZ हैं, वो सैंडर्स के पढ़े हुए हैं, बरतानिया की जो मिलिट्री एकेडमी है वहाँ के पढ़े, खुद गालिबन एयरफोर्स के पायलट भी हैं. अच्छा, होता यह है कि जब आप उस माहौल में पढ़ के आते हैं तो आपकी सोच जो है ना वो बड़े डिफरेंट तरीके से सोचते हैं. UAE ने असल में अपने आप को ये समझ लिया है कि यार हमने ना तरक्की करनी है. ठीक है, जब ये मक्का पैक्ट हुआ है तो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि कोई मुल्क जो अपने कबीले को अपने मुल्क से ऊपर रखता है वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं कर सकता. कोई मुल्क जो अपने मज़हब को अपने मुल्क से ऊपर रखता है वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं कर सकता. तो फिर उसके जवाब में सऊदी एक प्रोफेसर ने लिखा कि और जो मुल्क इसराइल को अपने उससे ऊपर रखता है वो भी अपने मुल्क का दिमाग नहीं कर सकता. जवाब बिल्कुल सही. तो बहरहाल कहानी ये है सर कि उन लोगों को ये आइडिया हो गया हुआ है कि देखो, अगर हम अपने आप को मुसलमानों के साथ नत्थी करके रखेंगे तो जो वेस्ट है ना वो हमें हमेशा समझेगी कि ये बाहर वाले लोग हैं. अगर हम कहेंगे कि भाई हम देखो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो तरक्की करने वाले लोग हैं. ठीक है, हमारे बाप दादा का मज़हब मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं, बराए नाम हैं, जो भी है, लेकिन हम असल में अमाराती. समझ क्यों नहीं आई ये सारे इसके इस वक्त के दौरान, जब ईरान ने ईंट से ईंट बजा दी तो उस वक्त इनको समझ आना चाहिए था कि वेस्ट तो कुछ नहीं दे पाएगा. नहीं, लेकिन उनको तो इसराइल ने आयरन डोम भी दिया, उसने उनको लेज़र
वो करने वाले, लेज़र फायर करने वाला अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया। उनको तो इसराइल ने दिया है सिस्टम, ऐसा नहीं कि उनको इसराइल ने अकेला छोड़ा है, उसने उनको टेक्नोलॉजी भी दी है। वो अब डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, वो इकट्ठे डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं। तो उनके साथ तो इसराइल को भी पता है कि ठीक है यार, ये सारा पैसा हम इनका यूज़ कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। वो तो इकट्ठे काम कर रहे हैं। उनको अमेरिका के साथ, देखें बात यह है सर कि अमेरिका एक हाथी है, उसको गिरते गिरते भी अभी 5-10 साल लग जाएंगे, लेकिन काम शुरू हो गया है। वो तो ज़ाहिरी बात है, आपको नजर आ रहा है। $40 ट्रिलियन का डेट है सर, $40 ट्रिलियन उसी की तो मिसाल देके कहा जाता है कि कर्जे कोई बड़ी बात नहीं है मुल्कों पे, अमेरिका पे इतना कर्जा। अमेरिका पे कर्जा है। मतलब आप सोचें $400 खरब, 400 खरब डॉलर, आप $2 अरब कहते हैं यार, इधर जरा जमा करा दो 2 अरब और 400 खरब, यू कैन इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ इट। और एक सर मैं आपको एक बात बताऊं, एक टाइम आता है जब ये चीज़ हाथ से निकल जाती है, फिर आप इसको संभालना भी चाहें तो संभाल नहीं सकते। जो अमाराती हैं, दे वेरी स्मार्ट, वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इस वक्त इसराइल से बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता, हम इसराइल के साथ जाएंगे, एंड दे आर गोइंग विद देम। अगर वो आप मज़हब का सोच नहीं रहे, वो अपनी रूट्स का नहीं सोच रहे, वो अरब होने का नहीं सोच रहे, वो ये नहीं देख रहे कि फ़लस्तीनी भी अरब हैं यार, उनको मार रहे हैं, मुसलमान हैं उनको मार रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि उनको ये लगता है कि ये हमें बचा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब जो दुबई की इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या है इस वक्त? बाकी सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी में जो पेट्रो इकोनॉमी है और जो टूरिज़म इकोनॉमी है वो तकरीबन ना 50% बनती है, मोर और लेस। सबसे डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी जो है वो यूएई की है, और यूएई की भी इकोनॉमी जो है आप सोच लें कि वो पेट्रो और टूरिज़म मिला के 35% बनता है। मैं इनको ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टूरिज़म का भी बेड़ा गर्क हो गया है और पेट्रो का भी बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि हुरमुज़ बंद हो गया। इन्होंने एक तो ये किया है कि इन्होंने फुजैरा पाइपलाइन इनकी एक जाती है, और अभी भी 2/3 जो है ना वो ये दे रहे हैं, पेट्रोल वहाँ से निकाल रहे हैं, अपना ऑयल निकाल रहे हैं। वो सी ऑफ ओमान के पास निकलती है हुरमुज़ से निकल कर, और अभी फुजैरा को ये एज अ प्रॉपर पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। ये तो फ्यूचर प्लान हो गया। जो प्रेजेंट इकोनॉमी है, इट हैज़ बीन हिट वेरी हार्ड, लेकिन सर देखें इनके पास ना बहुत कुशन्स हैं। बाकी जो गल्फ ममालिक है ना, उनके पास एक सॉवरन फंड है। आपको ये बात बताऊं, ठीक है, एक सॉवरन फंड है जो कि जिस तरह सऊदी अरब का गालिबन $1.5 ट्रिलियन का है, 15 खरब डॉलर। यूएई के 4 सॉवरन फंड्स हैं। अच्छा। और वो 23 खरब डॉलर। फिर इसके अलावा 900 कितने 400 के 500 अरब डॉलर इनके स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। अभी फ़िलहाल इनकी इकोनॉमी कहीं नहीं जा रही, इकोनॉमी इनकी स्टेबल है। हाँ, क्योंकि हालात नहीं हैं, बिजनेस वैसा नहीं है। यूएई का मॉडल ये था कि बिल्डिंगें खड़ी कर दो, लोग आ जाएंगे, सेफ हेवन, ठीक है, बना दो, बिजनेस एरिया बना दो, हम लोगों को ऐसे ल्यूक्रेटिव टैक्स फ्री वो देंगे, लोग आ जाएंगे, बिजनेस आएंगे। लोग गए। उनका मॉडल ये था कि खड़ा करो शहर, लोग आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को कहा कि हम तुम्हें सेफ्टी गारंटी करते हैं, तुम्हारे पैसों की सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी। दुनिया के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं, कोई हम पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अब कहानी इक्वेशन चेंज हो गई, तो अब लोग जो ख़ास तौर पे पैसे वाले लोग हैं वो ज़रा थोड़े घबरा रहे हैं। लेकिन इनके पास इतना पैसा है कि ये अगर ईरान इनको पूरा तबाह भी कर देना तो ये फिर से दोबारा रीबिल्ड कर लेंगे। सही, दे हैव सो मच मनी, जो सॉवरन वेल्थ फंड है इनके। तो इसलिए अभी इमीडिएटली तो किसी भी गल्फ कंट्री को इंक्लूडिंग यूएई, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी इकोनॉमी कहीं जा रही है। फिलहाल इट इज़ स्लो, लेकिन डिपेंड करता है कि ये वॉर किस तरफ जाती है। और इसी पे रहते हैं कि वॉर किस तरफ जा रही है। अब देखें, इसके दो आउटकम्स निकल सकते हैं। एक तो ये है कि अमेरिका वैसे जो अभी लग रहा है, मैं आपको बता दूं, वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको इकोनॉमिकली चोक करें, ठीक है। उन्होंने जिस तरह यूएई 1/3 एक्सपोर्ट्स जो थी, इंपोर्ट्स थी ईरान की, वो थ्रू यूएई आती थी, अब वो बंद हो गई हैं। उन्होंने अपने सारे उनसे ख़त्म कर लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकन से कहा है कि जो कोई इनके साथ ट्रेड करेगा हम उसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की सैंक्शंस लगा देंगे, बाकी मुल्क भी। तो वो बेसिकली अब उनको फाइनेंशियली चोक करने के चक्कर में आ गए हैं। उनको पता चल गया है कि हम मिलिटरीली
नहीं इनका कुछ कर सक रहे। सैंक्शंस तो पहले भी थी ईरान पे, सैंक्शंस थी, लेकिन फिर भी यूएई के थ्रू कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत चल- बिजनेस होता था। इनकी शेल कंपनीज थी वहाँ पर, आईआरजीसी की, जिस तरह ये सारी चीज़ें इनके पास आती थी, वहाँ पर शेल कंपनीज थी और वो बाहर से चीज़ें लेती थी, नाम की कंपनियां बनाई हुई थी, उनके पास आती थी, वो डायरेक्ट करके ईरान भेज देते थे। अंडर कवर सारा काम चल रहा था, अमेरिका को भी पता था, डॉलर्स आ रहे थे, जा रहे थे, सारी कहानी हो रही थी। उन्होंने खुद अलाउ किया हुआ था, बिल्कुल मार तो नहीं देना लोगों को, तो थोड़ी सी, लेकिन ये कि ओवर्टली सब कुछ नहीं हो रहा था, एक लिमिट थी जिसके अंदर रह के सब कुछ हो रहा था। अब ये है कि जो उनके पास ब्रीदिंग स्पेस थी, ये उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। और क्या इम्पैक्ट आएगा ईरान के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। उनकी इकोनॉमी जो है, आपने अगर आज मसूद पज़ेश्कियान का बयान सुना हो, वो कहता है कि हमने जंग जीत ली है, अब टाइम है कि हम जंग को ख़त्म करें। क्योंकि वजह यह है कि उनकी इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से हिट। ठीक है, आईआरजीसी की अपनी, ठीक है आप लड़े हैं, जज्बा जहाद के साथ लड़े हैं, आपने बिल्कुल अमेरिका जैसी सुपर पावर को एक दफ़ा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इकोनॉमी के एक अपने रूल्स हैं, वो उसको फॉलो करती है। इकोनॉमी हिट हुई है, लोग ठीक है आपके पीछे खड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन जब बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो फिर मसला होना शुरू हो जाएगा। एक हद के बाद फिर मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए वो जो लिबरल, थोड़ा सा लिबरल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो थोड़ा सा ज़रा मॉडरेट एक एलिमेंट है ईरान में, जो पज़ेश्कियान का या रागची का, वो लोग ये कहते हैं कि यार बस अब हमें डिप्लोमेटिकली चल के चीज़ों को किसी एक तरफ लगा देना चाहिए और कुछ ऐसा हिसाब किताब कर लेना चाहिए कि लिव एंड लेट लिव वाली कहानी में आ जाए। अच्छा, अब ये बताएं कि अमेरिका भी तो निकलना चाह रहा है इस जंग से। अमेरिका तो सर फंस गया है ना। अमेरिका को प्रॉब्लम ये हो रही है कि ट्रंप बड़बोला आदमी है, वो तो नारे मारता है, मैंने ये कर दिया, मैंने उनकी गिची तोड़ दी, मैंने सिर फाड़ दिया, मैं बदमाश। अब वो जब ज़रा सी भी, जब वो करता है, उनके साथ माहिदा करता है और उसकी शिकें ऐसी होती हैं कि जिसमें उसको लगे कि यार ये तो मैं बिल्कुल फारिग हूँ, तो वो घबरा जाता है, फिर बैक ट्रैक कर जाता है। आगे नवंबर में उसके मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जंग जारी रखता है तो भी मुसीबत है, कोई हल्का मुआहिदा करता है तो भी मुसीबत है। तो वो अब चाह रहा है कि किसी तरीके से मैं ईरान को इकोनॉमिकली इस तरह चोक कर दूं कि ईरान भी मजबूर होकर टेबल पे आ जाए, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस आनी है ना, वो इस तरह की हों कि कुछ फेस सेविंग हो जाए। बिल्कुल सही है। इजराइल बर्दाश्त कर पाएगा ये? इजराइल तो एक उसके तो टोटली डिफरेंट किस्म के जो उसके डिज़ाइंस हैं ना, वो तो अब टर्की के साथ भी हेड ऑन जाना चाह रहा है। उसने सीरिया के अंदर एक वो उनका एयरफील्ड था, एयरपोर्ट था, वहाँ पर उसने, हालांकि कुछ दिन पहले टर्क्स वहाँ से होके गए हैं। टर्क्स अल-शरा उनका बच्चा है, ठीक है, वो उर्दगान का बच्चा है, उनने उनको बहुत सपोर्ट किया है, सीरिया में बहुत काम किया है, उनको रीबिल्ड करने के लिए बहुत उन्होंने एफर्ट किया है। अब जब ये वो काम कर रहे हैं, लेकिन तुर्की चाहता है सीरिया में अमन हो, ये चाहता है वहाँ अमन ना हो। तुर्की चाहता है शरा मजबूत हो, ये चाहते हैं शरा वीक हो। अब ये लड़ाई इनकी डायरेक्ट आपस में कन्फ्रंटेशन किसी भी वक्त हो सकती है। और पाकिस्तान भी तो शाम के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान शाम के साथ, शाम अभी आपके सामने आया है 16-17 साल बाद। उसकी एक रीज़न है सर, देखें, इसलिए कि आपने टर्की के साथ एक पैक्ट साइन किया है। टर्की और शाम एक चीज़ है इस वक्त। तो जब शाम का एक बंदा आता है, हमने ओन किया, क्योंकि टर्की के साथ हमारा पैक्ट हुआ, तो शाम ये समझ गया कि भाई मैं और टर्की तो एक चीज़ है, अगर ये टर्की के भाई हैं तो ये मेरे भी भाई हैं। आखिर में डॉक्टर साहब, हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट मोदी कहाँ तक पहुंचा बांग्लादेश से चपेट खाने के बाद? नंदू जो है, ये इन्होंने आर्मीनिया के साथ भी एक पैक्ट किया है, क्योंकि वो आज़रबाईजान के साथ और उनकी उधर एक कार्रवाई उधर खेल रहे हैं। और दूसरा ये कि ये जापान के साथ भी इनकी कुछ कहानी शानी चल रही है। ये अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि हम इसको काउंटर करने के लिए कोई एक पैक्ट बनाएं, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा। अभी नहीं हुआ ना ये पैक्ट बनाने के हवाले से, और ना जो इमेज खराब हुआ है उसके हवाले से। इमेज तो असल में जी बात पता है क्या है, मैं आपको बताऊं सर साहब भाई, बात ये है कि ये आप ना लोगों को एक हद तक, एक वक्त तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। हुआ ये है कि 2025 में जो इनका इमेज टूटा है ना, जो बुनियानुल मरसूस में मार्का हक में हमने इनको मज़ा चखाया, और जो इनके जहाज़ गिरे और फिर ये झूठ बोलते रहे और आया नहीं गया नहीं, और फिर ट्रंप ने आगे इसकी मज़ीद बेइज्जती की। उसने कहा अच्छा फिर ये नहीं करूँगा, फिर ये उधर से भागा है ईरान से, अपनी वो उधर से भागा है पोर्ट से। तो एवरीबडी हैज़ सीन दैट दे आर वीक। फिर ही हैज़ इश्यूज़ एट होम,
मुसलमानों को मार रहा है, फिर इसराइल की अंधी तकलीफ कर रहा है। सेकंड बिगेस्ट आर्म सप्लायर है इसराइल को आफ्टर अमेरिका। नोबडी लाइक्स इसराइल नाउ बिकॉज पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, एवरीबडी नोज कि उन्होंने जेनोसाइड किया है। जब ये मतलब बेशर्मों की तरह उनका दिफा करते हैं तो लोगों को समझ आ जाता है कि यार ये लोग क्या हैं। तो दे आर एक्चुअली फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट। और ये मुझे नहीं लगता कि मोदी इससे भी निकल सकेगा। एक इनकी ना कॉमेडी मूवी आनी है जल्द, ये मेरी प्रेडिक्शन है, अभी अनाउंस नहीं हुई भी, वो इसी जंग के बारे में आनी है। वो मिलके देखेंगे क्योंकि वो कॉमेडी दैट वुड बी कॉमेडी, क्योंकि उसके अंदर जो उन्होंने दिखाना है, जो सारा कुछ कर रहा है उस फ्रंट के ऊपर जो है ना वो कर रहा है, वो हमने मिलके देखनी है और पूरे लाफ्टर उस पे आने हैं। और मैं आपको बताऊं, अब उनकी औकात यही है कि वो फिल्में बना सकें और फिल्मों के थ्रू प्रोपेगेंडा कर सकें। हकीकत में काम करने की उनकी औकात अब। अच्छा, दुनिया भी इन फिल्मों को भी जान गई है। हाँ वो भी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सर। वो भी समझ आप आ गया। एक दफा बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, 2 दफा, तीसरी दफा लोग कहते हैं यार ये क्या बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और आपने हमें जो है वो इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन फराहम की पूरी दुनिया के हवाले से। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।